Hello, Angshan lovers. Welcome back to my channel and welcome back to another episode of Heavy is the Crown Fan Fiction. लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी नेक्स्ट वीक अपनी वॉर के लिए जाने वाला था, जिसको लेकर वुयिंग बहुत नाखुश था क्योंकि अब उसे वांग जी की आदत सी हो गई थी। वुयिंग नहीं चाहता था कि वांग जी उसे छोड़कर जाए। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे वुयिंग वांग जी को लेकर और भी ज़्यादा नीडी होता जा रहा था। जब वो बेड में होते थे तो वो उसे हमेशा किस किया करता, क्योंकि उसे पता था कि वो दिन नज़दीक आने वाला है जब वांग जी उसके साथ नहीं होगा। वांग जी भी उसकी इस बेचैनी को नोटिस किया करता। वो हमेशा उसके बैक को रब किया करता, उसे काम डाउन करने की कोशिश करता। वांग जी उसके चीक्स पर किस करते हुए कहता, ये बैटल ज़्यादा लंबा नहीं होगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जैसे ही ये बैटल ख़त्म होगी मैं सीधे उड़ते हुए क्लाउड रेसेस आ जाऊंगा, चाहे मैं कितना भी थका हुआ हूँ। वो यिंग मुँह बनाते हुए उससे कहता है, तुम्हें आना ही होगा। वो यिंग सोचने लगता है वार जनरल से शादी करने का आइडिया इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन जैसे ही वो वांग जी की तरफ देखता है तो खुद से कहता है शायद मैं किसी और से प्यार भी नहीं कर पाता। अब प्री बैटल फीस्ट होने वाला था। वांग जी वुयिंग को मेन डाइनिंग हॉल में लेकर आता है जहाँ सारे लैंड मेंबर्स मौजूद थे। वुयिंग वांग जी के साथ बैठता है जहाँ फ्रंट टेबल पर सारे लैंड एल्डर्स बैठे हुए थे। वुयिंग की नज़रें जेंगछा को ढूंढ रही थी, तभी उसे जेंगछा काफ़ी सारे सोल्जर्स के साथ बातें करता हुआ मिलता है। वांग जी जैसे ही वुयिंग की तरफ देखता है वो उसके इमोशंस को समझ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, वार के वक्त मैं उसका ख्याल रखूंगा। वुयिंग मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू लंजा, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को खो चुका हूँ, अब बस मेरे पास वही है, मैं उसे भी नहीं खोना चाहता। तभी लान चिरैन वांग जी से कहता है, वांग जी हम सबको तुम पर पूरा विश्वास है, लेकिन फिर भी वार वैसी नहीं जाती है जैसे हमने प्लान की है, तो तुम तुरंत वापस आ जाओगे। तभी वांग जी कहता है, अंकल सब कुछ ठीक होगा। लान चिरैन फिर उससे पूछता है, एल्डर्स एक और मैटर पर बार बार पूछ रहे थे, उस भविष्यवाणी के बारे में। जितनी जल्दी हमें न्यूज़ मिलेगी वो सब आपस में बातें करना बंद कर देंगे। तभी वांग जी कहता है, अंकल आपको किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं और वुयिंग हम हर रात ट्राई कर रहे हैं। जैसे ही वुयिंग ये बात सुनता है उसके मुंह से वो फूड गिर जाता है जो वो खा रहा था और उसके ईयर्स एम्बैरेसमेंट से बुरी तरह लाल हो गए थे। वो सोचने लगता है लंजा को बिल्कुल शर्म नहीं आती, स्ट्रेट फेस के साथ ये सब बातें एल्डर से कौन कहता है। अब लंजरन वुयिंग से पूछता है, क्लाउड असेस में तुम खुश तो हो ना, तुम्हें किसी बात की परेशानी तो नहीं। वुयिंग कहता है, यस अंकल, मुझे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं अपना खाली समय जिंगी के साथ बिताता हूँ, वो एक बहुत अच्छा लड़का है। चिरैन कहता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, वो हमारी क्लान का एक बहुत होनहार शिष्य है, लेकिन वुयिंग तुम्हें अपनी ड्यूटीज़ तो पता है ना। वुयिंग कफ करते हुए कहता है, यस अंकल, मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। तभी चिरैन कहता है, अच्छी बात है, हम गुड न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। फीस्ट ख़त्म होते ही वांग जी एक नैपकिन से वुयिंग का मुंह साफ करता है और ड्रैगन टंग में ही उससे कहता है, अब तुम जंग वुयिंग को गुड बाय बोल सकते हो। आज की रात मैं जल्दी तुम्हारे साथ बेड चैम्बर में जाना चाहता हूँ। वुयिंग तुरंत उसे हाँ बोल देता है। जब दोनों अपने रूम में थे तो वुयिंग वांग जी की बॉडी को क्लीन कर रहा था। वो एक वेट क्लॉथ पहले उसके फोरहेड पर डैब करता है, उसकी नेक पर और फिर उसके बैक पर जहाँ काफ़ी सारे स्कार्स थे जो उसे बैटल में लगे होंगे, और सोचने लगता है क्या जब उसका हस्बैंड वापस लौटेगा तो क्या उसकी बॉडी पर और भी स्कार्स होंगे। और वो वांग जी से कह देता है, वह अपना ख्याल रखना, मैं विडोर नहीं बनना चाहता। वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम मुझे इतना कमज़ोर समझते हो, मैं इतनी जल्दी नहीं मरूंगा वुयिंग। वुयिंग उससे कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अगर मैं भी वहाँ तुम्हारे साथ होता तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता। अब वांग जी उसके कान में कहता है, माय प्रिटी फॉक्स, तुम्हें लगता है कि मैं वार लड़ने के काबिल नहीं हूँ, ये मत भूलो कि तुम्हारा हस्बैंड एक वार जनरल है। वुयिंग उससे कहता है, हंगुनजुन, वार को लेकर इतने प्राइडफुल भी मत बनो, ये एक वार है, कोई गेम नहीं है। अब वांग जी दोनों हाथों से उसके चीक्स को पकड़ते हुए कहता है, वुयिंग मैं प्रॉमिस करता हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। ये बात उसने कॉमन टंग में कही थी। अब वुयिंग अपनी सैड आइज से कहता है, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, तुम भी मुझे मिस करोगे ना। वांग जी उससे कहता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूँगा वुयिंग। अब वुयिंग उससे कहता है, लंजा, जब वार जनरल्स युद्ध के वक्त इतने दिनों तक के लिए बाहर होते हैं
तो क्या वो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए किसी से रिश्ता बनाते हैं? चाहे तुम कितने भी लोनली क्यों ना हो, पर तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। वांग जी फिर स्माइल करते हुए कहता है, मुझे सिर्फ वेइंग चाहिए और कोई नहीं। किसी और के लिए मुझे कोई डिज़ायर नहीं है। वेइंग उससे कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा होगा होंग गुंजुन, वरना अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को प्रेग्नेंट कर दिया है तो मैं तुम्हें खुद को कभी टच नहीं करने दूंगा। अपनी भविष्यवाणी को गुड बाय बोल देना, क्योंकि मैं तुम्हारे बेबी को जन्म भी नहीं दूंगा। वांग जी फिर हंसने लगता है और उससे कहता है, वेइंग तुम कोई ड्यूटी नहीं हो। वेइंग उससे पूछता है, क्या मतलब? तो वांग जी कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सुना अंकल ने बाहर कहा कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, लेकिन मेरे लिए तुम सिर्फ कोई ड्यूटी नहीं हो और ना ही कोई भविष्यवाणी। वेइंग की हार्ट बीट्स एकदम से फास्ट हो जाती हैं और वो वांग जी से कहता है, मैं जानता हूँ। वांग जी वेइंग के फोरहेड पे किस करते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि बस वेइंग ही मेरे बेबी को जन्म दे। वेइंग थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील करते हुए कहता है, तो फिर हमें एक और बार ट्राई करना चाहिए, इससे पहले कि तुम वार के लिए जाओ। वांग जी की आंखें एकदम खुली की खुली रह जाती हैं। उसने वेइंग से इतने बोल्डनेस वर्ड्स एक्सपेक्ट नहीं किए थे। वो वेइंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उनकी पोजीशन को फ्लिप कर देता है। वांग जी वेइंग के ऊपर था और वो उसके कान में कहता है, एक बार नहीं बल्कि 10 बार। वेइंग उससे कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या होंग गुंजुन, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन वांग जी तुरंत उसके लिप्स पर किस करता है और उसे बिल्कुल साइलेंट कर देता है। उनकी इंटेंस नाइट के बाद जब वेइंग की आंखें खुलती हैं तो वांग जी उसके चीक्स पर लिक कर रहा था। वेइंग उससे कहता है, लंजा तुम मॉर्निंग में भी इतने एनर्जेटिक कैसे हो? वांग जी उसके फोरहेड पे फिर से किस करते हुए कहता है, वेइंग तुम्हारी टेल्स बाहर आ गई हैं। वेइंग शॉक्ड होते हुए कहता है, मेरी क्या? वांग जी उससे कहता है, तुम्हारी 9 टेल्स ये बाहर आ गई हैं, कितनी क्यूट लग रही हैं। ऐसा कहकर वांग जी वेइंग की टेल्स के सॉफ्ट फर पर अपना हाथ फहराने लगता है। वेइंग जब अपने पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी 9 टेल्स सच में बाहर आ गई थी और हवा में जैसे डांस कर रही थी। वेइंग हमेशा अपनी 9 टेल्स को हिडन रखता था क्योंकि वो बहुत ह्यूज थी। उनके सामने वेइंग की बॉडी बहुत स्मॉल दिखती थी। वेइंग अपनी वो टेल्स तभी बाहर निकालता था जब उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती थी, वरना उसके लिए ड्रेस पहनना या रोब्स पहनना बहुत इनकन्वीनियंट हो जाता था। इसीलिए वेइंग उन्हें हमेशा छुपा कर रखता था। वेइंग देखता है वांग जी को तो जैसे उसकी टेल्स में अजीब सा इंटरेस्ट आ गया था। वो कभी उसकी टेल्स को खींच रहा था, कभी उन्हें लिक कर रहा था, कभी बाइट कर रहा था, तो कभी कभी उसके फर को टेस्ट कर रहा था। वो अपना हाथ वेइंग की टेल से अलग कर ही नहीं पा रहा था। वेइंग को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि इस जगह वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव था। वांग जी उससे पूछता है, तुमने कभी भी पहले मुझे अपनी टेल्स क्यों नहीं दिखाई? ये इतनी परफेक्ट है। वेइंग उससे कहता है, लंजा प्लीज़ उन्हें खींचना बंद करो। शायद वो इसलिए बाहर आ गई क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। वांग जी फिर उसके सॉफ्ट फर पर किस करते हुए कहता है, क्या मैंने लास्ट नाइट वेइंग को बहुत थका दिया? लेकिन आज से इन टेल्स को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये बहुत अच्छी लगी। अब वेइंग उससे कहता है, होंग गुंजुन क्या तुम्हें वार पर जाने के लिए रेडी नहीं होना? तुम पूरी मॉर्निंग बेड पर मेरी टेल्स को खींचने में तो नहीं बिता दोगे ना? वांग जी उससे कहता है, वेइंग को भी तो रेडी होना है अपने हस्बैंड को सी ऑफ करने के लिए। वेइंग उससे कहता है, मैं बस जा ही रहा था, और वो वांग जी को चेस्ट पर पुश करता है। वो जैसे ही बेड से उठने वाला था कि अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं और वो फिर बेड पर गिर जाता है। वांग जी तुरंत उसे सपोर्ट करता है और उससे कहता है, वेइंग क्या तुम्हारे लेग्स अभी भी हर्ट कर रहे हैं? क्या रात के वक्त मैं कुछ ज़्यादा ही ओवरबोर्ड चला गया? वेइंग तुरंत अपने स्टमक को बहुत ज़ोर से पकड़ लेता है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे लास्ट नाइट जो भी बैंक्वेट में उसने खाया था वो सब अभी बाहर आ जाएगा। वो वांग जी से कहता है, नहीं लंजा मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी उसके फोरहेड पे हाथ रखते हुए कहता है, वेइंग तुम इतने पेल हो रहे हो, मैं अभी फिजिशियन को बुलाता हूँ। वेइंग उससे कहता है, बाहर जिंगी होगा, तुम उससे कह दो कि वो मेरे लिए कुछ हर्ब्स और मेडिसिन ले आएगा। वांग जी तुरंत एंट्रेंस पर जाता है और जिंगी को बुलाता है। जैसे ही जिंगी अंदर आता है
वुयिंग वॉमिटिंग कर देता है। फ्लोर पर प्योर ब्लैक लिक्विड था, जिसको देखकर जिंगी और वांगजी दोनों ही शॉक रह जाते हैं। जिंगी तुरंत कहता है, मैडम, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? ये ब्लैक लिक्विड, क्या ये ब्लड है? तभी वांगजी कहता है, अभी के अभी फिजिशियन को बुला कर लाओ और जेवुजुन को इन्फॉर्म कर दो कि मैं वार में जाने के लिए लेट हो जाऊंगा। वुयिंग तुरंत वांगजी से कहता है, नहीं लंजा, मेरी वजह से अपने वार प्लान्स को डिले मत करो। जिंगी मेरे साथ है, तुम चले जाओ वरना पूरा प्लान खराब हो जाएगा। वांगजी तुरंत उससे कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। वुयिंग में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो वांगजी से आर्ग्यूमेंट कर सके, क्योंकि अगले ही पल उसे फिर से वॉमिटिंग हो जाती है। फ्लोर पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लिक्विड था। उसके बाद शायद वुयिंग बेहोश हो गया था, क्योंकि जब वो होश में आता है तो वो बेड पर वांगजी की गोद में लेटा हुआ था और उसके फोरहेड पर वेट टॉवल था। उसके चारों ओर लान चेचान, लान चेरान, जिंगे और कुछ सर्वेंट्स थे। फिजिशियन उसके पास बैठा हुआ था, जो उसकी पल्स को चेक कर रहा था। तभी जंगछा भी भागा हुआ वहाँ आता है। वुयिंग उससे कहता है, जंगछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंगछा उससे कहता है, वुयिंग, तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुमने तो कहा था ना कि तुम्हारा यहाँ अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। तभी फिजिशियन कहता है, सेकंड मैडम लान बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उनकी बॉडी में कोई बीमारी जैसे इफेक्ट्स तो नहीं नज़र आते हैं। तभी जिंगी कहता है, लेकिन वो ब्लड, ऐसा तो पहले कभी भी मैडम के साथ नहीं हुआ। तभी शिचैन पूछता है, क्या वो प्रेग्नेंट है? फिजिशियन कहता है, अगर वो है भी तो मैं अभी कंफर्म करके नहीं बता सकता, क्योंकि फॉक्स स्पिरिट को लेकर मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ तो बता सकता हूँ, उनकी बॉडी में एक अजीब डार्क एनर्जी का प्रेजेंस तो है। ये डार्क एनर्जी वैसे तो लोगों के लिए हार्मफुल होती है, लेकिन इनके अंदर ज़्यादा कोई इफ़ेक्ट्स नहीं दिख रहे हैं। सिर्फ इन्हें एनर्जी की कमी हो गई है और वॉमिटिंग हो रही हैं। शिचैन कहता है, इसका मतलब चांस हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट हो। तभी वांगजी पूछता है, क्या ये कोई कर्स हो सकता है फिजिशियन? फिजिशियन कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, हमें एक और बार लंबे समय तक के लिए उन्हें चेक करना होगा। अगर ये कंडीशन तब भी बनी रहती है या बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। जंगछा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहता है, वुयिंग ऑलरेडी इतना पेल दिख रहा है और तुम कह रहे हो कि प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कहीं तुम्हारी इस भविष्यवाणी की वजह से मेरे भाई की जान ना चली जाए। वुयिंग कहता है, जंगछा, मैं नहीं मरने वाला, और वैसे भी फिजिशियन कह चुके हैं कि वो कंफर्म नहीं बता सकते कि इसका कारण क्या है। तभी वांगजी वुयिंग से कहता है, वुयिंग, क्या ये सब हमारे चाइल्ड की वजह से हो रहा है? वुयिंग उससे कहता है, लंजा, अभी हमें नहीं पता तो हम कुछ नहीं कह सकते। जंगछा कहता है, क्या यही रीज़न है जिससे तुम्हारी 9 टेल्स बाहर आ गई हैं? फिजिशियन कहता है, जैसा कि मैंने कहा कि उनके अंदर एनर्जी का लॉस हुआ है, शायद इसीलिए उनकी 9 टेल्स बाहर आ गई हैं। तभी शिचैन वांगजी से कहता है, वांगजी, वार का समय हो रहा है जिसे तुम्हें जीतना है। आएंगी, बिल्कुल चिंता मत करो, वो यहाँ पैलेस में मेरे साथ बिल्कुल सेफ है। तभी लान चेरैन भी कहता है, वांगजी, तुम्हारा भाई, मैं और जिंगी यहाँ हैं, तुम्हें परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जिंगी भी कहता है, हंगुंजुन, मैं अपनी पूरी एबिलिटी से मैडम का ख्याल रखूँगा, आप परवाह मत करिए। लेकिन वांगजी के फेस पर अभी भी बहुत टेंशन थी, जो वुयिंग देख लेता है। वुयिंग उससे कहता है, लंजा, क्या तुम्हें मेरी परवाह हो रही है? वांगजी कुछ नहीं कहता, बस उसे टाइटली पकड़ लेता है। वुयिंग उससे कहता है, वहाँ काफ़ी सारे इनोसेंट लोग हैं जो तुम्हारी मदद चाहते हैं, तुम्हें उन्हें बचाना होगा। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तुम जंगछा का भी अच्छे से ख्याल रखोगे। मुझे मेरा ख्याल रखने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, तुम बस मेरे भाई का ख्याल रखना और वार जीत कर ही वापस लौटना। वांगजी की आंखों में पेन था। वो वुयिंग की तरफ देखता है तो वुयिंग उससे कहता है, लंजा, प्लीज़ ब्रेव बनो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। आखिरकार वुयिंग वांगजी को वार में जाने के लिए कन्विंस कर लेता है। 2 महीने बीत चुके थे। वुयिंग को अभी भी ओकेजनली वॉमिटिंग होती थी, लेकिन उसकी तबीयत और ज़्यादा नहीं बिगड़ी थी। वो हमेशा बेड में ही रहता था। जिंगी हमेशा उसके साथ रहता और इस टीनेज ड्रैगन के साथ वुयिंग का दिन भी काफ़ी अच्छा निकलता था। मैसेंजर्स फ्रीक्वेंटली वार के बारे में वुयिंग को और पूरे क्लान मेंबर्स को इन्फॉर्म करते रहते। बिल्कुल वैसा ही जा रहा था जैसा कि वांगजी ने प्लान किया था।
लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे जिंगी बुरी तरह घबरा जाता है। वो वयिंग के बेड चैम्बर में सुबह सुबह ही पहुंच जाता है और उससे कहता है, मैडम लान, हंगुन जुन ने एक खत लिखा है। जियांग वाइयन बहुत बुरी तरह घायल हो गए हैं और उन्हें अभी के अभी कुछ लोगों की ज़रूरत है। हंगुन जुन ने कुछ लोगों के साथ मुझे भी वहाँ बुलाया है। अगली सुबह वयिंग भी कुछ लोगों के साथ क्लाउड रिसेस छोड़कर जाने वाला था। वयिंग उसे क्लाउड रिसेस के गेट तक सी ऑफ करने के लिए आता है और उसके हाथ में 3 जेड टेसल्स देते हुए कहता है, जिंगी अपना ख्याल रखना। जिंगी उससे कहता है, मैडम मैं आपके साथ नहीं हो पाऊंगा, जबकि मैंने हंगुन जुन से वादा किया था कि मैं आपका ख्याल रखूंगा। वयिंग उससे कहता है, कोई बात नहीं, यहाँ पर और भी लोग हैं, तुम बस सेफली वापस आना। जिंगी की आंखों में आंसू थे और वो भी अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। अब पैलेस में वयिंग के दिन और भी ज़्यादा बोरिंग हो गए थे। पहले उसका हस्बैंड चला गया था और अब जिंगी भी चला गया था। वयिंग को कम्प्लीटली अकेला फील होता था। जो सर्वेंट्स उसके पास रहते थे वो इतने बोल्ड और टॉकेटिव नहीं थे जितना बोल्ड वो टीनेज ड्रैगन जिंगी था। वयिंग मिरर के सामने बैठा हुआ था जब 2 फीमेल सर्वेंट उसके बाल को कॉम्ब कर रही थी। वयिंग सोच रहा था कि वो किसके लिए तैयार हो रहा है। जिसके लिए वो रेडी होता है वो तो उसके पास नहीं है। उसे वांगजी की बहुत याद आ रही थी। उसे जेंगशा की चिंता हो रही थी। तभी एक फीमेल सर्वेंट उससे पूछती है, मैडम क्या आप कुछ खाना चाहेंगे? वयिंग मन में सोच रहा था, मुझे खाना होगा। अगर लंजा को पता चला तो वो मेरे बारे में वरिड हो जाएगा। मैंने उन सब से प्रॉमिस किया था कि मैं अपना ख्याल रखूँगा। वो लोग वॉर लड़ रहे हैं, कम से कम मैं अपना खुद का ख्याल तो रख ही सकता हूँ। और वो उस फीमेल से कह देता है, तुम मेरे लिए सूप लेकर आ सकती हो। एक लेडी किचन से एक बाउल लेकर आती है जिसमें कुछ सूप था और वो वयिंग को लाकर दे देती है। उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से चली जाती हैं। वयिंग उनके जाने के बाद जैसे ही एक स्पून भरकर सूप पीता है उसे बहुत कफ होने लगता है। एक बार फिर उसे वॉमिटिंग होती हैं। वो अपना स्टमक पकड़ते हुए किचन की तरफ जाता है जहाँ वो दोनों फीमेल सर्वेंट्स आपस में बातें कर रही थी। वो आपस में कह रही थी अगर वो फॉक्स प्रेग्नेंट है भी तो उस फूड की वजह से उसका बेबी मर जाएगा और फिर वैंस बहुत खुश होंगे। वयिंग अचानक से बहुत घबरा जाता है। इतने दिनों से वो लेडीज़ उसे पॉइजन दे रही हैं क्योंकि वो जिंगी के जाने के बाद से उनका ही बनाया हुआ फूड खा रहा था। वयिंग सोच रहा था कि ये कौन है और ये वैंस के लिए क्यों काम कर रही हैं और ये मुझे मारना चाहती थी या मेरे बेबी को। लेकिन फिजिशियन ने तो अभी ये कंफर्म नहीं किया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। वयिंग को अब उस पैलेस में और भी ज़्यादा अकेला फील हो रहा था। उसके हस्बैंड और जिंगी के बिना कोई नहीं था उसका ख्याल रखने वाला। जो सर्वेंट्स उसके साथ थी वो उन पर विश्वास नहीं कर सकता था। और तब एक दिन लान शिचैन क्लाउड रिसेस में वापस आता है जिसको देखकर वयिंग सच में बहुत खुश था। शिचैन उससे कहता है, मुझे माफ़ कर देना आइंग, मुझे इतना समय लग गया। मैं ऑन गोइंग वॉर के मैटर्स में बहुत बिजी था, वरना मैं पक्का जल्दी आता। वयिंग की आंखों में आंसू थे और वो शिचैन से कहता है, आपको पता नहीं है क्राउन प्रिंस, मैं आपको देखकर कितना खुश हूँ। शिचैन उससे कहता है, तुमने अभी आफ्टरनून मील नहीं ली है ना? वयिंग उससे कहता है, मैं किसी के साथ ही खाना पसंद करता हूँ। जब से लंजा और जिंगी गए हैं मेरा मन ही नहीं करता। शिचैन उससे कहता है, मैंने वांगजी को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। वैसे तुम्हें मेरे साथ इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं, तुम मुझे लान हुआन बुला सकते हो। वयिंग अचानक से शॉक्ड हो जाता है और वो शिचैन से कहता है, फिर मैं आपको शिचैन गा बुलाऊंगा अगर आपको ये ठीक लगे तो। लान शिचैन स्माइल करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल आइंग। अब शिचैन उससे कहता है, अगर तुम्हें किसी के बिना खाना अच्छा नहीं लगता और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो तुम मेरे साथ अपनी आफ्टरनून मील्स ले सकते हो। वयिंग कहता है, ठीक है शिचैन का, फिर हम गार्डन में चलते हैं। मुझे खुशी है कि आज से मुझे अकेले खाना खाने की ज़रूरत नहीं होगी। शिचैन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं अभी हमारे सर्वेंट्स को बुलाता हूँ जिससे वो और भी फूड लेकर आएँ ताकि आइंग पेट भर के खा सके। वयिंग कहता है, इतना बहुत है शिचैन का। तभी लान शिचैन कहता है, अगर तुम ये नहीं फिनिश करोगे तो मैं तुम्हारे रूम में भिजवा दूंगा। मैं वांगजी को हमेशा वार के बारे में लिखता हूँ और वो हमेशा मुझसे तुम्हारे बारे में क्वेश्चन करता है।
तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे बता दूँ तुम ठीक से अपना फूड नहीं ले रहे हो? वोइंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है और शिचैन से कहता है क्या वो मेरे बारे में पूछ रहा था? शिचैन उससे कहता है वो हर एक लेटर में तुम्हारे बारे में पूछता है। ओके गाइस, इस पार्ट को मैं यही ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे वांग जी को जलन होने लगेगी अपने ही भाई से, क्योंकि शिचैन और वोइंग का इतना नज़दीक आना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आई होप आज का पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।